और ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन अगर आपने देखे हो तो जब इसको अपन इस वाले मीडियम में डालते हैं बेटा, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो है मीडियम बोल रहा हूँ, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में होता है, एसिड जो है ये ऐसे ही इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। ये अगर एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर अगर अपने पास में कुछ ऐसा फॉर्म हो लाइक दिस, CH2 COOH CH2 COO, ठीक। अच्छा, ये अगर फॉर्म अपने पास में अवेलेबल है, सो अपने पास में इसका अगर अपन गॉस फॉर्म बनाए, इसका गॉस फॉर्म बना लो, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, ठीक है। इसका गॉस सॉरी इसका जो है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। सो आई हैव दिस COH डबल बॉन्ड O, दिस इज H, दिस इज H, ये पीछे वाला है COH डबल बॉन्ड O, दिस इज H, दिस इज H। देखो ये मेरे पास में एसिड है, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। एक मेरे पास में सक्सेनिक एसिड है। अब इसका इसके ऊपर ये अल्फा ये बीटा, दो हाइड्रोजन और एक थोड़ा सा ग्रुप है ये। अब इसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा? दिस इज सक्सेनिक एसिड। इसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? इसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? दिस इज एंटी। एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल? एंटी ज्यादा स्टेबल है कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल? मैसेज करो। ऑब्वियस है गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल। एंटी नहीं, गॉस फॉर्म, यहाँ एच बॉन्डिंग हो रही। ये एक सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड में दो, देखो ये सक्सेनिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, बीच में दो कार्बन, तो ये अल्फा और बीटा, इसका मैंने जब ये बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो गॉस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, गॉस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है। सर ये ऊपर आपने क्या किया है, देखो बेटा, अगर मैं सक्सेनिक एसिड को एसिडिक, देखो लो पीएच है, पहले यहां तक छाप लो, गॉस इज मोर स्टेबल, ये लिखो, गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी, गॉस इज मोर स्टेबल देन ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग की वजह से गॉस जो है वो ज्यादा स्टेबल है।
क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा, जब लो पीएच है, व्हेन देयर इज लो पीएच, लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो ये ऐसा होता है। अगर मैंने H प्लस डाल दिया, H प्लस यहाँ पे अगर ये चीज ज्यादा डाल दी तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाती है। या पता नहीं आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि नहीं। अगर H प्लस यहाँ पे ज्यादा आ गया, राइट हैंड साइड पे लो पीएच है, मतलब एसिडिक मीडियम है, मतलब पहले से H प्लस ज्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट यहाँ पे होगा। इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट यहाँ पे होगा, मतलब इस फॉर्म में रहेगा। इस फॉर्म में रहेगा तो जो एसिडिक मीडियम में होगा, अगर एसिडिक मीडियम में सक्सेनिक एसिड जो है, सक्सेनिक एसिड जो है वो उसका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है देन एंटी। रिएक्शन मैकेनिज्म है ये। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप और समझ लोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी और सीखोगे। तो एसिडिक मीडियम या लो पीएच पे आपका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है देन एनटीके। आपका गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एनटीके ड्यू टू एच बॉन्ड। क्योंकि ये ज्यादा होता है, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। यहाँ तक क्लियर? तो अपना सक्सेनिक एसिड जो है वो ऐसे ही रहेगा। क्या चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। ये लो पीएच पे, हाई पीएच पे देखो, हाई पीएच, हाई पीएच पे क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। बेसिक मीडियम है, मेरे पास में एसिड है, मेरे पास में ऑलरेडी एसिड है, और अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालूंगा, बेसिक मीडियम में डालूंगा, ठीक है, OH माइनस है, तो बेटा क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे तो ये चीज बनेगी, वाटर वाला फॉर्म ज्यादा। बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस इसके H प्लस को ले लेगा, OH ने H को देखा, H ने OH को देखकर वाटर बना दिया। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो जो अपना सक्सेनिक एसिड है वो हाई पीएच पे कैसे बन जाए, वो O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O। देखिए डिफरेंस समझिए, लो पीएच पे इस फॉर्म में रहेगा, हाई पीएच पे ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो हाई पीएच पे या बेसिक मीडियम में, तो अब मेरे पास दो केस बनते हैं वापस, दिस इज C डबल बॉन्ड, दिस इज O माइनस, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, एंड ये यहाँ पे CO माइनस C डबल बॉन्ड, दिस इज H, दिस इज H। अब ये वाला स्टेबल है,
कि ये वाला देखिए, दिस इज गॉस, दिस इज कौन ज्यादा स्टेबल, गॉस स्टेबल कि एंटी स्टेबल? ऑब्वियस है एंटी इज मोस्ट, ठीक है। अब ये वाला स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बस इतना ही हाई और लो पीएच की वैल्यू। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एसिडिक और बेसिक मीडियम में सक्सेनिक एसिड का क्या हो रहा है? ठीक है, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले ये छाप लो, इस जगह दिखा दो। ठीक, ओके। एक लास्ट और देख लो, कहीं पे अगर टेम्परेचर के बारे में आपसे कहीं पे पूछे, एसिडिक मीडियम हो गया, टेम्परेचर के बारे में पूछे, देखो आपको ये पता है इक्लिप्स होता था, फिर आपका गॉश है, एंटी है, ठीक है। अब इक्लिप्स में परफेक्टली इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कंसंट्रेशन ऑफ गॉश प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। जो भी मोल फ्रैक्शन गॉश का है और एंटी का है वही वन वन के बराबर होता है। बाकी जो है इक्लिप्स फॉर्म वो सब रहता नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत अनस्टेबल फॉर्म होता है। ये बताया था क्या? ये चीज बता रखी है, कभी नोट्स देखना। बाकी फॉर्म्स अनस्टेबल होते हैं। बाकी के आइसोमर्स हाईली अनस्टेबल है। ये एक दो कुछ क्वेश्चन है उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। अच्छा, एक म्यू इफेक्टिव अपन ने निकाला था, म्यू ऑफ एंटी इंटू एक्स ऑफ एंटी प्लस म्यू ऑफ गॉश इंटू एक्स ऑफ गॉश, ये चीज निकाली थी। म्यू इफेक्टिव इज म्यू ऑफ एंटी एक्स ऑफ एंटी प्लस म्यू ऑफ गॉश इंटू एक्स ऑफ गॉश, ये निकाला था अपन ने। और बोला था म्यू ऑफ एंटी इज जीरो,
ऐसे शायद मैंने कुछ सवाल करवाए होंगे। कंसंट्रेशन और डेबाई निकालना था, ऐसा कुछ कराया था। बात समझ नहीं आया क्या मैसेज? अच्छा, बस इतना याद रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना बेटा, तो जो म्यू इफेक्टिव हो गया, म्यू इफेक्टिव क्या हो जाएगा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स ऑफ गॉस इनटू म्यू ऑफ गॉस। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एनर्जी सिस्टम की थोड़ी बढ़ती है, एक्स ऑफ गॉस बढ़ेगा, और जो म्यू इफेक्टिव है, डाइपोल मोमेंट, वो बढ़ेगा। बस ये चीज याद, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन मिल जाए एडवांस के बच्चों को, कोई क्वेश्चन मिल जाए तो दिस मच इज सफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, एक्स ऑफ गॉस बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, गॉस का कंसंट्रेशन जो है एनटी के मुकाबले बढ़ जाता है, तो जो जेड इफेक्ट, जो न्यू इफेक्टिव है, डाइपोल मोमेंट है, वो गॉस की वजह से आता है। तो अगर गॉस का ही कंसंट्रेशन बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। ओके ठीक है, फिर यहाँ तक खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर डाल लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डाल। ठीक है, ये सिर्फ एक दो क्वेश्चंस आए थे बच्चों को, उसके लिए मैंने बताया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर अगेन इजी है, बट बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है ये। जीओसी
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इसको इजी में क्लासिफाई करता हूँ, ठीक है। अब ये टफ क्यों लगता है? टफ लगने का सिर्फ एक ही रीजन है, एक तो लेंदी है एंड बच्चे रिवाइज नहीं करते। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, आइसोमेरिज्म भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जिसको जो भी पढ़ाया जाए उसको रात को डे खत्म होने से पहले वो एक बार वापस उस चीज को रिकैप करे। तो दैट इज द मेन रीजन कि अगर जो बच्चा नहीं रिवाइज करेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बार बार पुराने एग्जांपल्स आएंगे, जो लेक्चर 2 में पढ़ लूंगा वो लेक्चर 5 में वापस आएगा, 6 में आएगा, जो 3 में पढ़ रहा है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। अगर क्लास 1 का, अगर क्लास 2 में अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, मान लो ये चैप्टर भूल हो गया आपसे। और ये जो चैप्टर है, देखो नाम ही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आगे की जो भी केमिस्ट्री होगी वो इसी पे डिपेंड करेगी। मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा अल्कोहल की, मैं रिएक्शन बताऊंगा ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की, कीटोन की। अगर जिसको जीओसी नहीं आता है उसको रिएक्शन ही नहीं चमकेगी, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे मेन मतलब यूज आएगा। ठीक है, जितना भी पार्ट करेंगे अपन सारा का सारा आएगा। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो चीजों का तो आप बहुत बड़े ट्रबल में हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? रोज जो भी पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चा रिवाइज करके आ रहा है रोज, रोज के रोज, ठीक है, उसको इसमें इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब एकदम प्रो लेवल का बंदा बन जाएगा। ठीक है, तो एक जरा ऑर्गेनिक रिएक्शन देखो। ठीक है, या कोई भी केमिकल, ये की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली क्या होती है? एक आपको मैं करके दिखा देता हूँ, उसका एग्जैक्ट रीजन तो आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा जब अपन कीटोन पे पहुंचेंगे। Na BH4 है, Na BH4, इसको प्यार से NBH बोल देते हैं, CH3CH2OH। ये रिएक्शन है, इसका प्रोसेस मैकेनिज्म अपन आगे करेंगे कीटोन में। तो ये बन जाता है CH3CH3, यहाँ एक H लग जाता है, यहाँ OH। इसका 3 नेबर्स थे, 4 नेबर हो गए। कितने नेबर हो गए? 4 नेबर हो गए। 3 नेबर थे, 4 नेबर हो गए, इसके हाइब्रिडाइजेशन चेंज। दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, ये देखो, इस बंदे को, ये जो है आपका कीटोन है, इस पे मैंने ये चीज डाली NaBH4, NaBH4 डाला कि जो कि एक अल्कोहल मीडियम में था, इसको मैंने इस पे डाला, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। और ये जो बंदा जो रिएक्शन करता है NaBH4, ये मीडियम है, ये मीडियम है जिसमें NaBH4 डला हुआ है, ये मीडियम है, अल्कोहलिक मीडियम है। ये NaBH4 में ये रिएक्शन प्रोसीड करी, तो इसको बोलते हैं अपन रीएजेंट। क्या बोलते हैं? रीएजेंट। और ये अपना प्रोडक्ट, बात समझो, ये
जरा ये दूसरा देखो, H2 plus O2 gives me H2O, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये चीज को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, इस चीज को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये जनरल कोई इक्वेशन, एक जनरल रिएक्शन हो गई। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही केमिकल रिएक्शन है। What is chemical process or chemical reaction? The conversion of reactant into product, ठीक है, is chemical reaction। एक बढ़िया पीकेवी पे है ना, पीकेवी पे एक फ्रंट गेट जब आता है तो वहां पे एकदम सुविचार लिखा रहता है, सुविचार। तो उसमें था जीवन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज जीवन। तो उन्होंने लिखा जन्म से मृत्यु तक का सफर ही जीवन है, ठीक है। सार्थक पढ़ते क्या कभी, फोन से नजर हटाओगे तो वहां पे भी दिखेगा कुछ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी ही केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बर्थ से डेथ, जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है वही जीवन है। चलो ठीक है, छाप लो ये। तो रिएक्टेंट के दो पार्ट होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। ठीक है, सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन हुआ। ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, रिएक्टेंट के दो पार्ट्स, कौन से दो पार्ट्स होते हैं रिएक्टेंट के, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रीएजेंट। क्या होता है ये, रीएजेंट। देखो जब ये अपन ने थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल लिया था ना, तो जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले ये एग्जांपल देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें ये जो है NaBH4, ये रिएजेंट है, ये इस पे ऐसा अटैक करता है। ये क्या है, ये अटैक करता, ये NaBH4 जो है ये अटैक करता, किस पे अटैक करता, सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट में जो अटैक करता है, जो हमला करता है, उसको बोलते हैं रीएजेंट। एजेंट लोग होते हैं ना, रॉक एजेंट, ISI के एजेंट, CI के एजेंट, ये लोग अटैक करते हैं। तो रीएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ठीक है। जिस पे अटैक हुआ उसको बोलते हैं
सबस्ट्रेट जिसने किया उसको बोलते हैं रिएजेंट। हाँ भैया, शील्ड जिसने अटैक किया उसको बोलते हैं रिएजेंट, जिस पे अटैक हुआ वो सबस्ट्रेट। और ऐसा नहीं है कभी भी अटैक कर लेगा, पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम, सॉरी अल्कोहलिक मीडियम में डाला हुआ है इसकी वजह से हो। पर इससे ये बन गया। किसने अटैक किया? रिएजेंट ने। किस पे अटैक किया? सबस्ट्रेट। दोनों रिएक्टेंट के दो पार्ट्स होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट इज द वन दैट अटैक्स ऑन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जिसने अटैक किया वो रिएजेंट, जिस पे अटैक हुआ वो सबस्ट्रेट। तो दो तीन डेफिनेशन लिख लीजिए। यहां तक हो गया है तो दो तीन डेफिनेशन लिख लो। सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो लिखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल on which organic molecule on which a reagent attacks in order to form product is called substrate. It's called substrate. The attacking species is called a reagent. ठीक है, पहले ये वाला स्लाइड छाप। अब यार इतना समय दे रहा हूँ, फटाफट छापो। नहीं ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, जो भी जो भी आप रिएक्शंस करवा रहे हो, तो जरा ध्यान से देखना। जब भी रीएजेंट जो है रीएजेंट जो है अगर अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? whenever a reagent attacks on the substrate, there occurs bond breaking। मतलब बॉन्ड का टूटना होता है जब भी कोई अटैक करेगा, ठीक है। मान लो अपने रॉक एजेंट्स ने पाकिस्तान पर अटैक करवाया, तो क्या होगा? कुछ ब्रेकिंग होगा, ठीक है। ब्रेकिंग मतलब उनकी कुछ चीजें गिरवा दी, कुछ इंस्टॉलेशन खत्म करवा दिए, ठीक है। व्हेन दी एजेंट अटैक्स ऑन दी substrate, then bond breaking then bond breaking
occurs। बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ एक H माइनस होता है। अब इसने जैसे अटैक किया तो इसका कोई बॉन्ड टूटा, कोई बता सकता है क्या ये कार्बन में कौन कौन सा बॉन्ड टूटा? देखो ये कार्बन से CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड टूटा होगा जब इस रिएजेंट ने अटैक किया इस सबस्ट्रेट पे? तो किसका बॉन्ड टूटा है? किसका बॉन्ड टूटा है? C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड टूटा है, एक डबल बॉन्ड टूटा हुआ है। सो जब भी reagent अटैक करता है, when reagent attacks on the substrate, the bond breaking process occurs, the bond breaking process occurs। जब भी reagent अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो बॉन्ड ब्रेक जो हुए हैं, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग जो हुई है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड फिशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिशन। ये मैं एकदम पूरा एकदम इनिशियल सार दे रहा हूँ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिएजेंट ने अटैक किया, रिएजेंट जब भी अटैक करेगा तो कुछ ना कुछ बर्बाद करेगा। क्या बर्बाद करेगा? पुराने बॉन्ड्स को बर्बाद करेगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है उसी को बोलते हैं बॉन्ड फिशन। अच्छा, वो बॉन्ड क्यों ब्रेक करता है? उसको क्या शौक है बॉन्ड ब्रेक करने का? इसने बॉन्ड ब्रेक किया सी डबल बॉन्ड ओ का, ताकि कोई और बॉन्ड बना सके। देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ था, इस वाले में क्या हो गया, यहाँ पे एक सिंगल बंदा आ गया, एक एच आ गया, और यहाँ पे ये अलग आ। तो कोई से और बंदे के लिए जगह क्रिएट करने के लिए आपको पहले वाले बंदे का जो भी बॉन्ड था वो तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ता? रिएजेंट। ठीक है, क्यों तोड़ता? ताकि कोई और बॉन्ड बना सके। बात समझ में आ रही है? स्कूल के दोस्त अलग, क्लासेस के अलग, फिर IIT पहुंच जाओगे तो नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। ओके, सो सिंपल प्रोसेस है कि when the reagent attacks on the substrate, the bond breaking process occurs। The process of bond breaking is known as bond fission। अब ये दो टाइप के बॉन्ड फिशन होते हैं वो देखते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? नए बॉन्ड बना सके इसके लिए पुराने बॉन्ड तोड़े जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। अब बॉन्ड फिशन जो है दो टाइप का होता है। कौन से टाइप का, जरा देखते हैं। बस एकदम एकदम बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं, एकदम आसान पार्ट। एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा ये सब। ठीक,
दो टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, दो टाइप के बॉन्ड फिजन होते हैं। भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एकदम आसान आसान, एकदम पहला पहला जो लेक्चर होता है ज्ञान भरा वो वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बॉन्ड फिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। कौन सा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। सर ये नाम तो पहले सुन रखे हैं? हाँ सुन रखे होंगे, क्योंकि पहले भी कर रखा होगा। ये होमोलिसिस भी बोलते हैं प्यार से, इसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस प्यार से। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होमोलिसिस, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हेटेरोलिसिस। सर ये क्या होता है सब बताएंगे, टेंशन मत लो। अब इसको समझते हैं क्या होता है होमोलिटिक, क्या होता है होमोलिसिस। अच्छा उससे पहले मुझे ये बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं अपन। यार एक कार्बन है और ये ए से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ इसका, ये बाकी तीन वैलेंसियां हैं और एक वैलेंसिया। अच्छा इन दोनों के बॉन्ड में क्या चीज होगी बेटा? इनका बॉन्ड मेरे को ब्रेक करना है, सी और ए का, सी और ए का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। सी और ए का बॉन्ड ब्रेक करना है, बाकी चीजें मैं बाद में और बताऊंगा। ये बताओ सी और ए मेरे पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो सब अपन बाद में करेंगे बेटा, जनरल में बता रहा हूँ कि मेरे पास कार्बन और एक कोई एलिमेंट है ए, इन दोनों के बीच में क्या है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बोलो है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो भी अटैकिंग है होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, वो इन इनके दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डिसाइड करेंगे कैसा टाइप का होगा। अब उसके लिए ध्यान से देखना, यहां तक छाप लो पहले। काश बड़ा बोर्ड होता तो हम दो बोर्ड पे लिख लिख के आराम से सकते। अब क्या बार बार आगे बढ़ना पड़ता, फ्लो टूट जाता। हो गया ना? अच्छा याद करो, ऐसा मैंने कभी बचपन में बताया था, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है। वो मम्मी पापा का एग्जाम्पल दिया था, घर में किसकी ज्यादा चलेगी, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसके पास ज्यादा जाएंगे? कुछ ऐसा बताया हो मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इक्वल पार्टनर्स है जिन्होंने बॉन्ड बनाई है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर is shifted to that element which has more electronegativity, En, which has more electronegativity, En। तो होमोलिटिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक होगा, उसके लिए देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी कि आपका जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन सी, तो क्या होगा?
ये जो आपके पास में ए है, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ए के पास जाएंगे तो इस पे कौन सा चला जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। इस पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। कितनों को बात समझ में आ रही है। ये ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा शक्तिशाली है, ये अपनी तरफ खींचेगा चीजों को, अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास जाएंगे, ए के पास। तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। किसका, इसका डेल्टा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इस पर डेल्टा नेगेटिव। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो देखो क्या होगा। तो देखो, सॉरी, तो ये कार्बन जो है, कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस वुड बी पॉजिटिव, दिस वुड बी नेगेटिव। देखो, अगर इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन उड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेके कौन उड़ेगा, ए उड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके ए उड़ा तो इसे डेल्टा पॉजिटिव था। अब ये बॉन्ड इनका धीरे धीरे कम हो रहा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फिर ये उड़ा के, इसका बेचारे पास में खाली रह गया। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसके अंदर जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एक बंदे के पास में, कार्बन के पास, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन के पास में प्लस चार्ज आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसके पास ए नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बात समझ में आ रही है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। मान लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए के पास डेल्टा नेगेटिव। अगर बॉन्ड टूटा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए लेके भागेगा, ए नेगेटिव होगा, कार्बन के पास में अकेला रह जाएगा, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो कार्बन प्लस बन जाएगा। उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ये एकदम बेसिक है। आज का लेक्चर समझ में आ गया तो मतलब आगे रिएक्शंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, हो गया। आगे बढ़ जाऊं। बोरा, निमेश, प्रथमेश, योग, जीनल, गौरी, किरण। ओके, अब एक दूसरा केस बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो क्या होगा, जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा कार्बन के पास रहेंगे, कार्बन के पास रहेंगे तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ये इधर होंगे। कभी बाई चांस अगर बॉन्ड टूटा, अगर बाई चांस बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, तो दिस इज कार्बेनायन। क्या बनता है ये, कार्बेनायन बनता। क्या बनता, कार्बेनायन बनता। ठीक। एक थर्ड हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है, कार्बन की और जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये इधर एक इधर। अगर बॉन्ड टूटता है तो कोई डेल्टा नेगेटिव नहीं, कोई डेल्टा पॉजिटिव। अगर बॉन्ड टूटता है, अगर बॉन्ड टूटता है तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल।
नाम सुना है क्या फ्री रेडिकल? नाम सुना है क्या फ्री रेडिकल? अगर दोनों की इक्वल इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों की इक्वल इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्री रेडिकल। बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की बताई थी, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब अपन ने देखा कि कार्बन के साथ एक एलिमेंट है तो बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो सकता है, ए बड़ा है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो बॉन्ड ब्रेक होने पे कार्बोकेटायन बनता, कार्बन का अगर ज्यादा है तो कार्बेनायन बनता, और अगर दोनों का सेम है तो फ्री रेडिकल बनता। ठीक है, दो टाइप के अपन ने पढ़ लिए। तो जो होमोलिसिस होता है, ठीक है, होमोलिसिस, होमोलिसिस नाम से ही पता चल रहा, इसमें बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है इसके अंदर? फ्री रेडिकल। होमोलिसिस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ठीक है, चाहिए तो अपन अपन पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे होमोलिसिस, तो इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे? इन होमोलिसिस, होमोलिसिस, होमो मतलब सेम, फ्री रेडिकल आर फॉर्म। अच्छा, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन? व्हाट इज द रीजन फॉर होमोलिसिस? क्या रीजन है? इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। उन बॉन्ड्स में होमोलिसिस होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। फाउंड इन दोज टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स in which electronegativity difference is zero। ठीक है, छाप लो इसको। अच्छा, ये किस में अगर होता है? अब इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये जनरली अकर होता है, अकर इन, अकर इन नॉन पोलर solvent, non polar solvent and in presence of light, presence of light, लाइट के प्रेजेंस में ये चीज ज्यादा अकर होती है। ठीक है, याद करो ऐसा कुछ अपन ने रोशनी डाली थी कैसे, क्लोरोनेशन ऐसा किया था अपन ने। ये जो होमोलिसिस होता है इसके अंदर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल मतलब जिसके पास में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन हो, और ये तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो। ये हम कंडक्ट कराते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और लाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में, रोशनी, एच म्यू। देयर इज द होमोलिसिस, होमोलिसिस मतलब फ्री रेडिकल, होमोलिसिस मतलब फ्री रेडिकल बनेंगे। फिर एक हेट्रोलिसिस डाल लेते, फिर एक हेट्रोलिसिस डाल लेते हैं। दोनों का बनता बेटा, दोनों का फ्री रेडिकल बनता। यहाँ कार्बन का भी बनेगा, ए का भी फ्री रेडिकल बनेगा।
यहां तक हुआ। नेक्स्ट जाने हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, फ्री रेडिकल बनता है। ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट में करते हैं। फिर आई हैव हेट्रोलिसिस। ये भी बहुत सिंपल है। हेट्रोलिसिस किस में होगा? जैसे इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म। इन हेट्रोलिसिस क्या होगा? इन हेट्रोलिसिस कार्बोकेटाइन डैश कार्बेनाइन इज फॉर्म। क्या? कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन फॉर्म की जाती है। तो अगर मैं ये चीज देखूं, कार प्लस का फॉर्म होगा, कार्बेनाइन का फॉर्म होगा। इसमें ये फॉर्म होता है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। कार्बेनाइन का फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो ये कार्बेनाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बो एनायन। नेगेटिव चार्ज का मतलब एनायन है। अच्छा, ये किसमें होता है? ये कब होगा? फाउंड इन दैट इन इन दैट बॉन्ड्स या इन दोज बॉन्ड्स वेयर वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और किसमें होता है? अकर इन पोलर सॉल्वेंट, जनरली पोलर सॉल्वेंट में अकर करता है। ठीक है, तो हेट्रोलिसिस होमोलिसिस समझ में आ गया। सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, बॉन्ड फिशन के दो तरीके। अब अभी जो है मेन होमोलिसिस हेट्रोलिसिस पढ़ लिया अपन ने। देखो अपने सिलेबस में जो है ना, अपने जो ओवरऑल सिलेबस में ये जो बनते हैं ना कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन, तो ये इंटरमीडिएट्स है, इंटरमीडिएट्स इन आवर सिलेबस, जो अपने को सिलेबस में ज्यादा करने हैं। मतलब इनके रिएक्शंस जो है, अभी अल्कोहल करोगे आप, हाइड्रोकार्बन्स करोगे, तो इनमें सब में इंटरमीडिएट्स है। जैसे एक है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की रिएक्शंस में कराऊंगा आपको। एक है कार्बोकेटाइन, एक है कार्बेनाइन। ये मेजॉरिटी रिएक्शंस आपकी यही होंगी। कुछ इक्का दुक्का आगे जाके एकदम एकदम लास्ट में थोड़ा सा पार्ट होगा कार्बीन, एक होगा नाइट्रीन। सिलेबस में ही है, वो तो बेंजाइन बहुत रेयर, बहुत कम है, बहुत कम है कार्बीन और नाइट्रीन। और ये क्या होते हैं जब चैप्टर चलेगा तब देखेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है, सारी की सारी मेजॉरिटी ये तीन में रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ। ये इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वो सब मैं बाद में बताऊंगा क्या होते हैं।
इंटरमीडिएट्स क्या होता है बताएंगे आपको। हेटेरोलिसिस, होमोलिसिस। अब देखो, अब जिस बच्चे को रिवीजन किया नहीं है, अब उसको मैं फ्री रेडिकल बोलता रहूंगा, फ्री रेडिकल, होमोलिसिस क्या है, हेटेरोलिसिस क्या है, तो आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड ब्रेकिंग जब होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीओसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट अपन जो पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके जो ये जो अभी है ना, ये जो चीजें बताई, इसका अपने कंटेंट से आगे रिलेशन आएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जो अपने सिलेबस में है, एक तो अपने को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करना है। फिर अपने को एसिड बेस के क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में तीन मेजर है, एक चौथा और है। ये इफेक्ट्स अपने को अभी आगे के लेक्चर में करना है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। इसको रेजोनेंस को दूसरा भी नाम है एक मीजोमेरिक इफेक्ट, ज्यादा तो फिर मीजो ही बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये मीजो कंपाउंड नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट अलग है। फिर एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तो एकदम काम का नहीं है ज्यादा। ये जो है, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स। ये जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, परमानेंट इफेक्ट्स। ये थोड़ा टेम्परेरी है, देखेंगे कैसे टेम्परेरी है क्या है, बट ये बहुत कम है। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये। तो अभी बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगी, तो उससे पहले देखते हैं बॉन्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन जो भी है, ये जो भी अपना अटैक हुआ, ये जो अटैक हुआ ना बेटा, कि यार ये बॉन्ड टूटेगा। अब वो जो आपका रिएजेंट है वो किस पे अटैक करेगा, ए पे करेगा, सी पे करेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा, या आपका इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हुआ। एक अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देख लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देख लिया, बहुत बढ़िया। अब मेन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो अपन क्लासिफाई करते हैं ये चार स्टेजेस में: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लास्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। सो अभी अपन इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है। ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। ये मतलब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा ही होगा, ये किसी कंडीशन में होगा। सो फर्स्ट फर्स्ट है, वी आर गोइंग टू स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इफेक्ट पता होंगे तब पता रहेगा किस पे कौन अटैक करेगा और कहां से अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको प्यार से बोलते हैं आई, कैपिटल आई। क्या बोलते हैं, कैपिटल आई। ध्यान से देखना, कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन एंड दिस इज अ हेलोजन। ये क्या है, हेलोजन। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
वो सबसे ज्यादा किस में होती है, हेलोजेंस में या किसी और में? बोरॉन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन में या हेलोजेंस में? सबसे ज्यादा हेलोजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो देखना बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसके पास आया डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसके पास क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव हुआ, क्या इन दोनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था क्या? कार्बन कार्बन में 1 2 3 4 कार्बन 1 और 2 में बॉन्ड था। अब ये कार्बन 1 जो है, ये क्या हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ये डेल्टा पॉजिटिव मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी आ गई। क्यों कमी आई? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हुआ, इसने इसके इलेक्ट्रॉन छीने, तो ये थोड़ा सा वीक पड़ गया। अगर ये वीक पड़ गया तो ये बगल में जो कार्बन कार्बन ने बॉन्ड्स बनाए रखे हैं उसमें क्या बोलेगा कि यार थोड़ा सा ना मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसकाएगा, नहीं चमका। देखो, इसने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें थोड़ी सी कमी है, इसमें कुछ कमी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या करेगा, ये इस जो 1 और 2 में बॉन्ड बने हुए हैं उनमें से क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट मारेगा। अच्छा, अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट मारेगा तो इसमें क्या होगा, 2 में कमी आ जाएगी ना। अरे, कार्बन 1 और एक्स में, एक्स ने इसके इलेक्ट्रॉन हड़प लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। अब इसने क्या हुआ, इसने पीछे वाले से हड़पा, पीछे वाले से हड़पा, जब क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, नहीं, तो ये ज्यादा हड़पेगा नहीं, ये थोड़ा सा हड़पेगा, जो डेल्टा प्लस है, तो इस पे भी। अब ये बोलेगा 2 और 3 वाली इलेक्ट्रॉन्स को, यार मेरे में वीकनेस आ गई, मैं तो लुट गया, तबाह हो गया, थोड़ा मेरे को कुछ दे दो, तो बोलेगा ठीक है भाई, कार्बन 3 बोलेगा ले ले कुछ, बट फिर जैसे कार्बन 3 देगा तो कार्बन 3 पे भी डेल्टा पॉजिटिव है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आई क्या? ये शिफ्टिंग होने की वजह से 1 2 3 इन सब कार्बन पे भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट दिस इज वेरी स्मॉल। और ये फीचर जो है, दिस इज अ परमानेंट फीचर। ये इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से आता है? तो इसके डेफिनेशन दिखाएंगे अपन, डेफिनेशन, डेफिनेशन सब लिखाएंगे। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि कार्बन से अगर हेलोजन लगाओगे तो ये परमानेंट इफेक्ट हो जाएगा। कॉज क्या है, कॉज इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉज इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाई आउट हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। 4 पे बहुत बहुत नेग्लिजिबल है। ये जो इफेक्ट आया डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का, वो फिर इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, परमानेंट, परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स more electronegative element is known as
known as inductive effect, is known as inductive effect. परमानेंट है ये, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देख लेते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज रिवाइज करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? What are the characteristics of this electronic displacement method? First, it arises due to electronegativity difference. Electronegativity difference की वजह से आता है. Second, it is operated through sigma electrons only, and pi electrons do not participate. ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए ही वैलिड होता है। फिर है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, it is a distance dependent effect. It is a distance dependent effect and decreases drastically with distance, and decreases drastically with increase in distance. ठीक है, फिर ये भी लिख सकते हैं, it is an additive quantity. क्या है बताएंगे?
ये क्या है टाइम। इट इज सीन ओनली इन, ठीक है, और इसमें बोल सकते हैं आफ्टर तीसरे कार्बन के, आफ्टर थर्ड कार्बन जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी, आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज जीरो। थर्ड कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जीरो है। थर्ड कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट इज जीरो। आफ्टर थर्ड कार्बन द इंडक्टिव इफेक्ट इज, देखो ये जो है ना, ये अपन ने बनाया था, तो एक दो तीन, ये बहुत नेग्लिजिबल है, यहाँ पे जाते से ये इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट रह जाता है कि अल्टीमेटली इसको मान सकते हैं खत्म हो गया। सिर्फ ये तीन कार्बन तक ही रहता, सिर्फ तीन कार्बन तक ही रहता। अब दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट रहते हैं, जरा देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस में ऑपरेट होता, सिग्मा बॉन्ड, कैसा होता है एडिटिव, कैसा है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, परमानेंट इफेक्ट है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, सिर्फ दो टाइप के, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। सर ये क्या होता है, ये अपन करेंगे। आई जो है दो टाइप के होते हैं, प्लस आई होता है एक, माइनस आई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, EWG, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये दो टाइप के हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट चार तरीकों से होते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
जो सबसे इजी वाला पार्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करना है तो फिर रिएक्शन प्रोसीड इसी से होंगी। जिस बच्चे को जीओसी समझ में आया उसी बच्चे को रिएक्शन समझ में आएगी। और समझ में कब आएगा? जो भी पढ़ाया जाए उसको वापस रिवाइज करो, सुबह क्लास होने से पहले रिवाइज करो, ठीक है। और थोड़ा अभी खेलने कूदने में थोड़ा समय कम दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। अप्रैल महीना है, देखो लॉकडाउन लॉकडाउन कुछ भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जनवरी में एग्जाम होना है, ठीक है। जनवरी में या फेब में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बट आपका एग्जाम तो होना है। आपके सीनियर्स का ही हो गया, वही नहीं बचे तो आप भी कहाँ बच पाओगे। पढ़ाई में कोई भी कटौती नहीं करनी, ठीक है। सो बच्चों ये वाला जो पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, प्रॉब्लम्स भी एक साथ कर लेंगे अपन ज्यादातर, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको जाके वापस अच्छे से रिवाइज करें, पूरा एकदम डिट्टो लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। और आगे अपन इसको नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इजी चैप्टर है, बस एक ही कंडीशन चाहिए, आप रोज रिवाइज करो, फुल मार्क्स आएंगे आपके इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ये वाला पार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आगे कंप्लीट करेंगे। और प्लीज जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको भी रिवाइज करो, प्रॉब्लम्स के पूरे सॉल्व करो। वीकेंड पे अपन शायद एक टेस्ट लगवा सकते हैं, मैं आपको थोड़े टाइम बाद ही बता पाऊंगा वो टेस्ट कब होगा, ठीक। ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे करें। ओके, बाय बाय। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हाँ बेटा, श्रेया बोलो। सर वो मैंने आपको फिजिक्स के डाउट भेजे थे, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड थे, मतलब नंबर ही भेजे थे। नंबर कौन सा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, होमवर्क में ना, ठीक है ठीक हाँ है। सर, उसका 2 वो होमवर्क के भेज थे और देना, मॉड्यूल के। हाँ क्वेश्चन भेज दो ना, हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन भेज दो, क्वेश्चन भेज दो, मैं बता दूँ।